आप सभी व्यूअर्स का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है सीधी बात। मेरा नाम है मोहन माथुर। आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं हमारे आम आदमी पार्टी प्रत्याशी का, जो है वार्ड नंबर 67 से, जिनका नाम है रविशंकर जी। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। मैं सीधी खबर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हम रविशंकर जी से सवाल सबसे पहला पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी ने इनको वार्ड प्रत्याशी बनाकर वार्ड पे उतारा है, तो जनता के लिए सबसे पहला कार्य है, यदि ये जनता आपको अपना प्यार देती है, तो सबसे पहला कार्य आप वार्ड के लिए क्या करेंगे? देखिए, एमसीडी में भी केजरीवाल का नारा आपने सुना होगा। इसी तरीके से अगर हमारी सरकार ने हमें टिकट दिया है तो एमसीडी के अंदर जो फैल रहे भ्रष्टाचार और कूड़ा कचरा, और पिछले 15 साल ने बीजेपी शासित जो ये एमसीडी ने जो बना रखा भ्रष्ट, इस भ्रष्ट को मिटाने के, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए बेसिकली हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दो मोटिव हैं, सबसे पहले भ्रष्टाचार आप खत्म करेंगे, और दूसरा ये है कि जो गंदगी है स्लम एरिया में, जो क्लस्टर एरिया में ज़्यादा गंदगी रहती है, उसे साफ़ करने का मोटिव सबसे पहला ये रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा है। और दूसरा सवाल अब आपसे हम ये पूछते हैं कि इस एरिया में जो क्लस्टर एरिया होता है, लोकल वार्ड होता है, यहाँ पे कम उम्र के बच्चे 18 से नीचे हो गए, जो जुवेनाइल होते हैं, वो गलत राह पे निकल जाते हैं, तो शिक्षित के ऊपर उनके पास ध्यान नहीं जा पाता। जबकि आम आदमी का जो पार्टी है, उसका मेन जो मुद्दा रहा है, वो 5 सालों में जब से सरकार है इनकी, तो उन्होंने अपने स्कूलों को बहुत बेहतर शिक्षा पे निकाला है, पर ये शिक्षा ऊपर तक, निचले स्तर तक, क्लस्टर एरिया तक नहीं पहुंच पा रही है। तो बच्चे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुंडागर्दी भी है, तो उसके ऊपर आप किस नज़रिए से इस चीज़ को देखते हैं कि इस पर प्रशासन ढील कर रहा है, या फिर तो यहाँ पे बच्चे ज़्यादा इस चीज़ में ज़्यादा जा रहे हैं एक दूसरे को देख के? इसमें आप किस चीज़, मतलब किस चीज़ में आप ढील देखते हैं, किस नज़रिए से इस चक्कर को देखते हैं, इस चीज़ को? देखिए, एमसीडी के अंदर जो क्लस्टर एरिया, ज़्यादातर एमसीडी के स्कूल हैं, और एमसीडी के स्कूल आप अभी भी देखिए तो जर्जर हालत में है। एमसीडी के स्कूलों के अंदर जो टीचर्स हैं, उनकी सैलरी नहीं दी जा रही है। एमसीडी ने जो अभी तक करा है कि स्कूलों को बेचने का वो कर रखा है। एमसीडी तो चाहती नहीं कि जो क्लस्टर के लोग हैं, क्लस्टर के लोगों के बच्चे हो शिक्षित हो, पढ़ें, क्योंकि उनका तो शुरू से रहा है। जो आज तक एमबीए बीए करके लोग बैठे हैं, वो लोग भी आजकल भाजपा के लोग क्या कहते हैं कि पकौड़े तलो। तो ये पकौड़े वाली नीति नहीं है। हमारी सरकार आई, दिल्ली सरकार में हमने एक एजुकेशन का दायरा रखा। आज हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल आप देख लीजिए, बाहर तक, विदेशों तक हमारे दिल्ली के स्कूलों की चलता है। अरविंद केजरीवाल जी ने, और जो माननीय मुख्यमंत्री जो अपने अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने जी ने, और अपने मनीष सिसोदिया जी ने जो काम करा शिक्षा जगत में, वो अति सराहनीय और दूर दूर तक है। अगर इन्हें डर है, इसलिए इन्होंने एमसीडी भी तो चुनाव इसीलिए रोका है। बिल्कुल। और जैसे कि मैं खुद भी ये देखता हूँ, एजुकेशन पे मेरा मेन फोकस रहता है, और जो केजरीवाल जी हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो उनका भी ये नारा है कि हम बच्चे तक शिक्षा पहुंचाएं, इसीलिए उन्होंने शिक्षा के स्तर बहुत ऊपर किया हुआ है। पर यहाँ पे, और दूसरा सवाल इसके साथ, तीसरा सवाल मेरा ये जुड़ा हुआ है साथ में, कि यहाँ पे जो है क्राइम रेट अगर आप देखो, तो अभी कोरोना के टाइम से क्राइम रेट काफ़ी ऊपर गया है, जिसमें कि फ़ोन छीना झपटी हो गई, या फिर तो लूट मार हो गई, या फिर तो उस राह पे बच्चे जो है गुंडागर्दी में निकल रहे हैं। तो इस चीज़ पे ढील आप प्रशासन की मानते हैं, या माता पिता की, या बच्चे ही ऐसे हैं? तो इसको सुधारने के लिए कार्य किसके लिए आप कहना चाहेंगे? देखिए, इस चीज़ की तो सीधी सीधी मैं बात करूँगा कि जैसे एमसीडी के अंदर जो सरकार है, वो हमारा उसके उस ब्याह पे, तो जैसे आपने पहला क्वेश्चन करा कि हमने शिक्षा जगत में हमने तो अपनी सरकार के अंदर जो हमारे दिल्ली सरकारी स्कूल है अच्छे करे हैं। रही बात एमसीडी की, एमसीडी के स्कूल खराब हुए, और आपने कहा कि छीना झपटी, देखिए प्रशासन हमारे हाथ में नहीं है। जी हाँ, ठीक है। उसके बाद हम चाह करके भी उस पर एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो जब हम एक्शन नहीं लेंगे और प्रशासन हमसे डरेगा नहीं, कुछ हमारी बातों को नहीं सुनेगा, तो कैसे एक्शन है? और फिर स्लम एरिया है, यहाँ तो ये है कि एक दूसरे से लोग डरते हैं कि कहीं ये मैं इसे बोलूँ और ये मुझे ना बोल दे। तो थोड़ा सा ये इस चीज़ को ध्यान रखते हुए कि प्रशासन के पास, अगर आज हमारे को मान लो कि हम एमसीडी के इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर हमारे को जनता का बहुमत मिलता है, हमारी सरकार आती है, तो आप देखना, अगर हमारी भी डबल इंजन की सरकार होगी, शायद हम जो ये 15 सालों में नहीं कर पाए, वो हम इनको 5 सालों में करके दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मेन पावर ये है कि आप अपने जनता, एक तो दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, तो जो पुलिस है वो वैसे भी हाथ में नहीं है, तो आप ऑर्डर किसी को दे नहीं सकते, सबसे जाहिर सी बात है। तो क्राइम रेट अपने हाथ में तो है नहीं। और अब मेरे दूसरा सवाल ये है, जैसे कि
मैं हुआ, ये मैं हर एक उम्मीदवार से पूछता हूँ, जैसा मैं हुआ या आप हुए या कोई भी एक पर्सन इंडिविजुअल हुआ, तो हर किसी में कमियां खामियां कहीं रहती हैं। तो हर उम्मीदवार बदलाव करेगा, जैसा अभी तक जो नहीं हुआ वो आप बदलाव करेंगे, अच्छे रास्ते पे बदलाव करेंगे। तो दूसरे में बदलाव से पहले इंसान को या किसी को भी अपने अंदर बदलाव चालू करना पड़ता है। तो वैसे आप बहुत अच्छे हैं, मैं भी जानता हूँ, पर साथ में आप अपने अंदर कोई भी एक चीज़ जो बदलना चाहें और फिर वो आप जनता में चाहें कि वो बदले, पर सबसे पहले शुरुआत आप अपने आप से करें। तो कोई एक ऐसी चीज़ जो आप अपने अंदर बदलना चाहें, कोई भी। देखिए, मैं बदलना तो मैं सारी दिल्ली को ही चाहता हूँ, क्योंकि हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जो आए हैं और बेसिकली जो सीएम साहब की जो है, माननीय केजरीवाल जी की जो सिपाही हैं जिनको चुन करके उन्होंने भेजा है, वो हम लोगों ने बदलने के लिए ही उन्होंने हमें भेजा है। हमारे अंदर तो क्या खामियां हैं जो बीजेपी वालों में है, ठीक है, तो हम तो उसके बदलाव के लिए आ रहे हैं, उनके किए हुए भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं। तो हमारा तो मोटो ही सेम है, बिल्कुल ये मोटो है कि हम हर तरीके से, किसी भी तरीके से हम दिल्ली को बदल के दिखाएंगे और कूड़ा कचरा जो भी ये चीज़ें हैं वो कराएंगे ख़त्म। अब एक सवाल जो ये मैं पूछना चाहूँगा, ये क्लस्टर एरिया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वार्ड जो टिकट है इनके पास वार्ड 67 से है। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सराहनीय काम किया है। वो ये है कि अब यहाँ के बच्चे भी बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में AWS कोटा से पढ़ सकते हैं, और जो पढ़ते हैं वो बहुत सराहनीय कार्य है और जो मैं भी बहुत अच्छा मानता हूँ। पर साथ में कहीं ना कहीं उन बच्चों को स्कूल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि आप इस कैटेगरी से आएँ, तो कोई स्कूल पछड़ाव उनको महसूस कराता है, और कैटेगरी के हिसाब से बच्चों को स्कूल की किताबें, ड्रेस मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिलती हैं। तो इसके बारे में जो है जनता वो कहाँ पुकार लगाए, क्योंकि जनता इसलिए रुक जाती है पीछे कि हमारे बच्चे को साथ में पीछे टॉर्चर ना करें स्कूल वाले, और वो वैसे भी मिडिल क्लास है, तो कहाँ स्कूल कमाएंगे, खाएंगे या लड़ते फिरेंगे, ये चक्कर है। तो इसमें जनता कहाँ अपना वो करे। केजरीवाल जी ने तो अपना बिल्कुल अच्छे जो कर सकते थे कर दिया, पर स्कूल के लिए अब जनता कहाँ जाए, वो चीज़ है। देखिए, स्कूल के लिए बेसिकली हम लोगों ने सबको वो कर रखा है कि हमारे साथ जो हमारे बच्चों के साथ जो भी ऐसी चीज़ें करता है, तो हमारी सरकार मिलकर स्कूलों पे एक्शन लेती है, और एक्शन लेकर के माननीय मनीष सिसोदिया जी जो है शिक्षा जगत के गुरु आज के टाइम में माने जाते हैं, तो कोशिश करते हैं हम लोग कि जो भी अभद्रता होती है या जो भी टीचर के खिलाफ वो करते हैं बदतमीजियाँ, उसको टॉलरेट किया जाता है हमारी तरफ से, उनको देखा जाता है कि भाई क्या है ये, क्यों ये हो रहा है। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि शिक्षा के, तो हमारा तो टारगेट ही यही है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। इन लोगों ने छोड़ा क्या दिल्ली के अंदर? कुछ नहीं छोड़ा। आज हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो एमसीडी के डॉक्टर्स हैं, अब तुलना कीजिए, खुद अपने आप में देखिए, एमसीडी के जो टीचर्स हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही, एमसीडी के कर्मचारी उनको सैलरी मिल रही, ठीक है जी। तो आज आप दिल्ली सरकार के स्कूल देख लीजिए, आप किसी से पूछिए कि क्या आपकी सैलरी रुकती है? नहीं रुकती। तो ऐसा क्यों? हम इसीलिए चाहते हैं कि दिल्ली की जो जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि आने वाले समय में, आने वाली 4 तारीख को झाड़ू का बटन दबा करके हमारे को भी डबल इंजन की सरकार बनाने की वो देगी, और हम मानते हैं हमारी सरकार आ रही है, और एमसीडी में सरकार अगर हमारी आ जाती है तो फिर हम दिखाएंगे इन लोगों को कि सुधार कैसे होता है, और किस तरीके से जो है ना प्रशासन जो हमारा ये कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, वो हम सुधार के दिखाएंगे। और हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम उनको जो हमने करके, जो हमारे जो सिपे सलार हैं, जो हमारे मतलब कि हम उसको कह सकते हैं कि जगत के वो हैं, हम उनके रास्ते पे चलते हुए ना, हम भी उन्हीं के आंदोलन के साथी हैं। तो हम चाहेंगे कि एक एक चीज़ को ध्यान रखते हुए छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों को हम देखेंगे और उसमें सुधार लाएंगे। बिल्कुल नहीं, अरविंद केजरीवाल जी, जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया और करते रहे हैं। उन पे कितने भी वो किए जाएँ, शिक्षा का स्तर ऊपर किया है, सब कुछ किया है। पर एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी जो राजनीति चल रही है, जो देश में है, और अभी हम पहले की राजनीति पे जाएँ। पहले की राजनीति से मेरा मतलब है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की राजनीति, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की राजनीति, जो कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने रॉकेट का निर्माण किया। तो उस वक्त की और अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने न्यूक्लियर हमले का जो है सब कुछ अपना स्थायी रूप से बनाए रखा। देखिए, राजा वो होता है जो कभी भी लड़ाई नहीं चाहता, पर लड़ाई के लिए तैयार रहता है, वो राजा है। तो उन्होंने उस आयरन मैन ऑफ इंडिया, सबसे पहली बात वो जाने जाते हैं। तो उस वक्त की राजनीति और आज की राजनीति में क्या आपको अंतर नज़र आता है ये चीज़?
देखिए जी, उस वक्त की राजनीति में और आज की राजनीति में ये मैं तो इतना बड़ा वो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने विचार देना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत छोटा सा भी एक सिपाही हूँ, तो मैं इतना बड़ा वक्तव्य तो नहीं दे पाऊँगा आपको, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर जो हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा है, जैसे बीजेपी वालों का कहना है कि जैसे आप पहले के राजाओं को ले लो कि मैं राजा, मेरा बेटा राजा, मेरा पोता राजा, मेरा बेटा राजा। तो राजा का बेटा राजा वाली कहानी नहीं करते। हमारी सरकार के अंदर हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने, अगर हमारे कोई भी विधायक हो, कोई भी पार्षद हो, अगर गलत काम करते हुए पकड़े जाते तो हम तुरंत उसको वो करते। क्यों? हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है। हम चाहते हैं बदलाव, हर चीज़ में बदलाव, साफ सुथरा वातावरण चाहते हैं, तो हम इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं घबराते। हमारी सरकार नहीं घबराती, इसलिए हमारे जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं वो हमारे ऊपर फैसला लेते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं होता। क्यों? न्याय का फैसला लेते हैं वो। अब ज़्यादा इनका वक्त ना लेते हुए एक आखिरी सवाल इनसे पूछेंगे कि इलेक्शन का वक्त है, ये भी बहुत बिजी हैं, 4 तारीख को इलेक्शन है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, भारत में अपना भारत इंटरनेशनली बहुत मजबूत है और जाहिर सी बात है बहुत मजबूत है, कभी बहुत सारे जो देश हैं वो हमारा साथ देते हैं, पर आप इन अंदर की बातें देखें, जो मीडिया, जो आज का जो मीडिया है जो हमसे छुपाता है, इंडिया का हंगर इंडेक्स हो गया, भुखमरी का इंडेक्स हो गया, एजुकेशन रेट हो गया और क्राइम कैपिटल हो गया, इन सब चीज़ों को मीडिया नहीं दिखाता। हालांकि हिंदू मुस्लिम करके दिखाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू मुस्लिम मत दिखाइए, दिखाइए, पर जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनको आप मत छुपाइए, उनको भी जनता तक पहुंचाइए कि आपका ये रेशो है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो अगर देखा जाए तो मीडिया तो चौथा स्तंभ माना जाता है। हाँ जी, और मैं कहता हूँ अगर मीडिया ऐसी बात करती है हाँ जी, तो मेरे हिसाब से तो मीडिया को खुद सोचना चाहिए कि जब चौथा स्तंभ भी ऐसी बात करेगा, वो लोग ये क्यों नहीं दिखाते कि अरविंद केजरीवाल के करे हुए कामों क्यों नहीं दिखाते हैं। आज हमारे कोई काम अच्छा हम करते हैं तो आप क्यों उसको डाइवर्ट करके किसी और जगह ले जाते हैं। आपका गुंडा राज चलता, उसको डाइवर्ट करके क्यों आप इधर उधर ले जाते हैं। आप दिखाइए ना। और आप लोगों के अंदर आप चौथे स्तंभ हो, हमारी एक चौथे स्तंभ में आपकी गिनती आती है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी उसको खुलकर दिखाइए। क्या डरने से मीडिया तो नहीं चलेगी ना। बिल्कुल, वही मेरा वही कहना था कि मीडिया को भी खुल के हर मुद्दे पे बात करनी चाहिए, जो कि नहीं होता है आजकल। तो आप हर कोई न्यूज़ देखता है, तो छुपी बात तो किसी से है नहीं, हर कोई देखता है। तो आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आखिरी हमारा चैनल ये है कि जनता आपके सामने है, आप जनता के सामने हैं, आप जनता से वोट अपील कर सकते हैं। और अब ये रविशंकर जी आपसे अपील करेंगे। भाइयों और बहनों, आने वाली 4 तारीख को वार्ड नंबर 67 से आपका अपना भाई, आपका बेटा उम्मीदवार रविशंकर को भारी बहुमतों से विजयी बनाएं। 4 नंबर के निशान पर, 4 नंबर पर झाड़ू का बटन दबा करके अरविंद केजरीवाल जी को विजयी बनाएं और देश में, दिल्ली में हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर यूट्यूब चैनल जो है पसंद आया हो और अगले किस का वीडियो जो है कमेंट पे देखना चाहें वो हमें बता दीजिए कमेंट करके। आपका तहे दिल से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू।